हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस, जो हम लोगों ने 2000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था उसका पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले आपको 2 पार्ट मिल चुके हैं जिसमें हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि प्रीवियस जो सेशन हुआ था इससे पहले का सेशन, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर न्यूटन के लॉज और ग्रेविटी के जो नियम है उनको हमने स्टार्ट कर दिया था, तो उसी सीरीज़ को अभी आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सड़क पर एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जो है एक कार दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल यानी कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ पर कितना रहेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, वैल्यूज़ नहीं निकालनी, बस आपको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, है ना। अब ऑप्शंस क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, ड्राइविंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कार मोशन, चालन बल है जो कि कार की दिशा में ही रहेगा। दूसरा बोल रहा है प्रतिरोधक बल होता है जो कार की दिशा के विपरीत चलता है। तीसरा बोल रहा है एक इंक्लाइन फोर्स आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इंक्लिनेशन वाला। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इक्वल टू 0, मतलब कि वो 0 के बराबर होगा। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, क्या सही यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। हमसे पूछा बस यही गया था कि कार पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि आपको याद होगा हमने फर्स्ट नंबर का जो सेशन किया था उसमें भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे। जब कोई वस्तु जो है जस्ट लाइक कार हमारे सामने एक समान गति से दौड़ रही है, एक समान गति से चल रही है, तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है वो ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड एक पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यदि कोई पिंड या कोई भी वस्तु या कोई भी कार किसी पथ पर एक समान चाल से चल रही है तो उसका जो त्वरण है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। जिस स्पीड से उसको स्टार्ट किया गया था कंटिन्यू वो क्या कर रही है, उसी स्पीड से चल रही है। ये इसकी आदर्श स्थिति होगी, इसीलिए इसमें जो परिणामी बल होगा, मतलब अगर मैं देखूं, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टोटल फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सामान्यतः गति करते हुए किसी पिंड के गति की दिशा में विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, इसका प्रभाव गति पर पड़ेगा। बट हाल फिलहाल में ऐसा कोई फोर्स यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। एक मैदान में ए तथा बी 2 स्थित बिंदु हैं। ठीक है, एक मैदान में 2 बिंदु हैं ए एंड बी, कोई किसी भी जगह हो सकता है, ऐसा कोई बोला नहीं है कि कहाँ पर स्थित है। ए और बी 2 कोई बिंदु है। एक साइकिल सवार सी ऐसे जाता है कि कोण क्या बनता है, ए सी बी सदैव जो होता है समकोण होता है। इस संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। साइकिल सवार जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर है, साइकिल सवार एक वृत्ताकार पथ पर है। साइकिल सवार का पथ 4 घातांकी वक्र है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व, चर घातांकी बोला हुआ है, चर घातांकी कर्व की तरफ चल रहा है, इस तरीके से उसका मोशन है। या फिर ये सारी केसेस जो है, इस व्यक्ति जो है जो साइकिल चला रहा है इसकी चाल ही यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हमको क्या करना है, कुछ ऐसे बनाकर देखना है, हमको बेसिकली एक समकोण बनाना है। ठीक है, और ए और बी 2 बिंदु है। ठीक है, और सी कैसे चल रहा है, मतलब कि एक साइकिल सवार सी पर ऐसे जाता है जहाँ पर ए सी बी सदैव क्या रहे, समकोण में रहे। मतलब आप कुछ ऐसे बना सकते हो, ए और बी 2 बिंदु है, अब मुझे सी को क्या करना है, समकोण बनाना है, तो सी यहाँ पर कहीं होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, सी अगर यहाँ पर कहीं होगा तो कुछ इस तरीके का बन सकता है क्या। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, और हमने यही देखा है ना। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, अगर वो इस प्रकार से गति कर रहा है तो ए सी बी = 90 डिग्री बन गया हमारा, है ना। और यहाँ पर ओ ए = ओ बी हो जाएगा, जिसमें वृत्त की त्रिज्या जो होती समान होता है। साइकिल सवार जो है ऐसे अगर गति करता है तो वो किस मार्ग पर गति कर रहा है, वो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। ठीक है, वो इस प्रकार से चल रहा है, ए से बी तक जाता है, कैसे जाता है, सी से होते हुए। अगर डाउट हो रहा है तो वापस से क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया था कि ए और बी 2 बिंदु ऐसे हैं, एक साइकिल सवार सी पर ऐसे जाता है कि जहां पर ए सी बी सदैव समकोण बने। ठीक है, ये 2 बिंदु हो गए आपके ए और बी। सी पॉइंट से होकर जा रहा है, मतलब सी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मतलब सर्कल बनेगा तो ये सी पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया, और ये इस तरीके से बना है कि ये क्या बन गया आपका, समकोण यहाँ पर बन गया।
क्लियर है। तो मतलब कौन से पथ पर है व्यक्ति जो है, वृत्ताकार पथ पर है। दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब आप एक बार कंसेप्ट समझ लो, उससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर आई थिंक 7 में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट नंबर 7 नहीं लगाया है साइंस का, वो एक बार ज़रूर से लगा लें, है ना, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कई सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस को। व्हेन एनी सब्सटेंस इज मूव फ्रॉम अर्थ टू मून, जब भी कोई सब्सटेंस पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया जाता है ना, तो उसके किस में पूछा गया है, तो क्या होगा। मान लो मैंने एक पत्थर लेकर गया पृथ्वी से कहाँ पर, चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, तो क्या उसका वेट कम हो जाएगा, क्या उसका जो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका वेट जो है, इसका भार बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इसका भार कम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इसके वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या ऑप्शन नंबर डी होगा, वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगा, मतलब उसमें कोई वजन ही नहीं बचेगा। तो आपको बताना है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी से लेकर चंद्रमा पर जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि ऑप्शन आपके भार से ही रिलेटेड है चारों। तो उसका भार हमेशा यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, हमेशा भार क्या होता है, कम हो जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी पर जितना भी भार है उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भार अलग चीज़ होती है और मास जो होता है, द्रव्यमान अलग चीज़ होता है। द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो भी परिवर्तन आता है वो भार में ही आता है। तो भार कम हो जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया जाता है तो उसका भार यहाँ पर घट जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 होता है। अगर 10 किलो का भार है उसका वस्तु का, तो वो 10/6 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, परंतु द्रव्यमान जो है, मास जो है, वो ऑलवेज जो है परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होता है, mg होता है। अगर आप चंद्रमा पर गए तो उसको g/6 कर देना, फॉर्मूला यही लगाना mg वाला, लेकिन चंद्रमा पर /6 कर देना। ठीक है, चलिए वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी चीज़ परिवर्तित रहेगी। ठीक है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी वस्तु के अगर कोई भी मात्रा बदलती है तो क्या चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, वेट चेंज नहीं होगा, या फिर डेंसिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। जब भी वस्तु की मात्रा बदलती है तो हमेशा उसकी डेंसिटी पर असर पड़ता है, उसके घनत्व पर जो है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बाकी वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा, बाकी उसके वेट में परिवर्तन आ जाएगा, मास में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, भार, द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का जो घनत्व है वो कांस्टेंट रहता है। यह तभी परिवर्तित होगा जब आयतन या द्रव्यमान जो है परिवर्तित हो। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान व आयतन में परिवर्तन होने पर ही आपके किस में परिवर्तन आएगा, घनत्व में परिवर्तन आएगा। ठीक है, और भार का फॉर्मूला आपको पता है, ये भार = द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, W = mg होता है, जिससे कि प्रीवियस सेशन में आपने देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, एक सेकेंड। चलिए तब तक अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। चलो सब कुछ ठीक है। हाँ, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग यहाँ पर क्या होना चाहिए। एक ऊंची इमारत से जो है एक बॉल को यहाँ पर फेंका जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी फेंका गया है, एक समान त्वरण से इसको गिराया गया है। 3 सेकंड के बाद जो है आपको उसका वेग यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v = u + at। बॉल जो है गिराई जा चुकी है, दैट मीन्स इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, a मतलब g हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 हमको दे रखी है। 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको, त्वरण से इसको गिराया जा रहा है। ठीक है, तो u + at में v = u + 0 हो गया, u 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 आ गई। t कितना बोल रहा है, 3 सेकंड बोल रहा है, तो v को बस आप सॉल्व कर लीजिए। 9.8 × 3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 या 24 होती है।
9 या 27 और 2 कितने हो गए, 29 हो गए। दैट मीन्स 19.4 मीटर पर सेकेंड जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 सेकेंड के बाद उसका जो वेग है यानी कि जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, या 3 सेकेंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। बैठी स्थिति में एक लड़की जो है यहाँ पर उसने झूला लगाया हुआ है, इस झूले के ऊपर वो बैठी हुई है और झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद का जो आवर्तकाल है ना, जो स्विंग जो झूला है उसका पीरियड में कैसे चेंज आएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा, या लड़की की ऊंचाई पर जितनी लंबी लड़की होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे। आंसर क्या होगा, देखो जब लड़की एकदम से खड़ी हो जाएगी ना तो जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा, मतलब झूला जितनी स्पीड से चल रहा था वो स्पीड यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस फॉर्मूला का इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। लड़की के खड़े हो जाने पर उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिससे घूर्णन बिंदु से जो उसकी दूरी है ना, जैसे वो यहाँ पर घूर्णन कर रही है उससे उसकी दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। लड़की के खड़े होकर झूलने से गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने से प्रभावकारी लंबाई में कमी होगी, और जिसकी वजह से आवर्तकाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बच्ची का जो झूला है उसका आवर्तकाल यहाँ पर कम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में L/g। ठीक है, जहाँ पर L क्या है, प्रभावकारी लंबाई है। क्लियर है। चलिए, एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना था। ठीक है, आपको क्या लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने की आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, कि नाव जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जो है एक व्यक्ति जो है नाव के अंदर कूदा, और नाव जो है उसी जगह उसी समय जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक गई, अपने प्लेस से थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो मनुष्य के द्रव्यमान का जो नाव का द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना हुआ। कौन सा नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षण का लगा दें। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 इसके अंदर लगाया जा सकता है। ठीक है, मान लो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर हमने कितना मान लिया कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान जो है हम लोग मान लेते हैं m है, नाव का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं n है। ठीक है, व्यक्ति जो है नाव प्लस व्यक्ति का जो कूदने के पूर्व का संवेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब शुरुआती समय जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको जो सिचुएशन दे रखी है वो कूदने के बाद की दे रखी है। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो कूदा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो कूदा, और उसके बाद जो है नाव कितने से खिसकी, नाव यहाँ पर कितने से खिसकी, n इंटू नाव का द्रव्यमान हमने ले लिया, और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की जो है स्पीड से जो है चाल से जो है वो खिसकी है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 5m इज इक्वल टू 0.5n, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 5n। ठीक है, मतलब ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 है। m इज इक्वल टू n/10 इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसे को लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब पूछा क्या था वो देख लेते हैं। नाव का द्रव्यमान यानी कि 1 मिनट इसको यहाँ से हटा देते हैं। नाव का द्रव्यमान कितना माना था, n माना था। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है ना, तो नाव का द्रव्यमान n, मनुष्य के द्रव्यमान का कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा, मतलब 10 गुना हो जाएगा। तो ये रहा आपका 10 टाइम आंसर। अब क्या क्या किया इसमें आप देख लीजिएगा। पूर्व का जो संवेग है, टोटल पूर्व का जो संवेग है कूदने के पूर्व का, वो तो 0 है। कूदने के बाद जो भी सिचुएशन बनी उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मनुष्य का द्रव्यमान m मान लिया और उसकी चाल मान ली। नाव का द्रव्यमान हमने n मान लिया, 0.5 मान लिया इज इक्वल टू 0। बस इसी को सॉल्व करना था। 5m इज इक्वल टू 0.5n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली थी हमने n/10। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10m हो जाएगी। मतलब n की वैल्यू पूछी है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है, तो 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द, लोलक की जो काला अवधि होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, तापक्रम के ऊपर। तो बेसिकली जो पेंडुलम होता है अब वो किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई के ऊपर वो यहाँ पर निर्भर करता है, लेंथ के ऊपर वो निर्भर करता है। अगेन वही फॉर्मूला लगाइए जो आपने, वो लड़की जब झूला झूल रही थी और वो एकदम से चलते झूले में खड़ी हो गई है ना, तो उसकी जो झूले की जो स्पीड है वो कम हो गई थी, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। लोलक के द्वारा माध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर लगाने को उसका आवर्तकाल कहा जाता है। इसका क्वेश्चन आपने किया ही था है ना, 20 तारीख के पेपर में आपके आया भी था ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, इसे आपसे टी से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला है 2πl/g। ठीक है, तो टी का मान किस पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है, ये कहीं आपका कुआं है, इससे पानी की बाल्टी आप ऊपर खींच रहे हैं, तो हमें क्या महसूस होगा कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है, पानी की सतह के ऊपर आकर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है ना, मतलब बैलेंस पोजीशन में नहीं आती है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में उसकी प्राप्ति हुई है। तो आपने पानी, कुएं में से पानी खींचा ही होगा, या फिर कहीं पर भी आपको इस प्रकार का एक्टिविटी करने का मौका मिला होगा, तो आपने क्या चीज़ यहाँ पर नोटिस करी, या फिर अपने घर में ड्रम वगैरह होते हैं उसमें से हम लोग बाल्टी भर के पानी निकालते ही हैं, तो क्या आपने एनालिसिस किया उस चीज़ का, जब तक वो पानी के अंदर है, जैसे कि ये मान लो आप बड़ा सा ड्रम है ना, तो हमने यहाँ पर अपनी बाल्टी डाली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक वो पानी की सतह के अंदर है तो यहाँ तक खींचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही बाल्टी यहाँ तक पहुँची और अब आप इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो पानी की सतह से ऊपर जाने पर वो आपको भारी लगने लगती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है कि पानी की सतह के ऊपर आकर ये क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक होता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव के अंदर डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा जो इतना भी स्थान हटाया गया है ना, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है। इसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल यहाँ पर या उत्क्षेपण बल यहाँ पर कहते हैं। जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल यहाँ पर समाप्त होने लग जाता है और बाल्टी आपको भारी यहाँ पर फील होने लगती, क्योंकि पानी भी जो है अपना बल लगाएगा। ठीक है, उत्प्लावन बल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही बाहर आओगे वो बल खत्म हो जाएगा, वो बल खत्म हो गया तो आपको ज़्यादा हैवीनेस, भारीपन यहाँ पर फील होगा। ठीक है, तो क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब भी आप प्लेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लग जाती है पीछे की साइड, क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है, वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। स्याही का जो आयतन है इंक का वो इंक्रीज हो जाता है या फिर भार ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आंसर करेक्ट होगा, वी ऑल नो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वायुदाब जो है वो कम होता जाता है, वायुदाब में कमी आती जाती है। ठीक है, तो प्रेशर जो है, एयर प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होती है, पेन से स्याही बाहर आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। एवोगेड्रो अवधारणा पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण को, या बर्नौली सिद्धांत पर किस पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, रॉकेट के अंदर ईंधन जलने से उत्पन्न निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट चलता है। ठीक, इधर ईंधन जल रहा है तो इधर की साइड रॉकेट जलेगा। गैस जिस वेग से निकलती है ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट की गति भी होती है। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। प्रतिक्रिया के समान और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, m1v1 = m2v2। चलो, किस सिद्धांत पर जेट इंजन जो है कार्य करता है, जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो जेट इंजन का आंसर क्या होगा, ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। आधुनिक विमान में जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज जो है फ्रैंक हीटल के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए, मतलब पृथ्वी पर जो ग्रेविटी है अगर वो खत्म हो गई तो क्या परिणाम निकलेगा। सबसे पहला, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा लेकिन भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, है ना, आपको बताना है कि क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है अचानक से यहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखो कभी भी मास में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, चाहे आप अंतरिक्ष में बैठे हो, चाहे आप चांद पर बैठे हो, मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो भी परिवर्तन आता है वो आपके आता है वेट के अंदर।
यानी कि भार के अंदर। ठीक है, तो जैसे चांद हमारा आपने देखा है कि 1/6 होता है, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी परिवर्तन करते थे ग्रेविटी का जो भी आता था उसका 1/6 कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब तो हमारा पृथ्वी पर ही गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया, दैट मीन्स भार आपको लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जैसा है उतना ही रहेगा। मतलब मास तो ऑलवेज क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। जो भी परिवर्तन आना है वो किसके अंदर आना है, भार के अंदर आना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार आप पढ़ लें इस चीज को। ठीक है, जैसे इसमें चंद्रमा का एग्जाम्पल देकर बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है ना, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो कितना होता। इस क्वेश्चन का आंसर करके देखो, क्या हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें ग्रेविटी का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्या आंसर होगा। वैसे आंसर आप लोग देख सकते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसमें बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको करके देख सकते हैं। Gm1 m2 डिवाइड बाय r² से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू तो कुछ देर की नहीं रखी है, हमको सिर्फ यही निकालना है कि दूरी की बात हो रही है। दूरी की बात हो रही है तो बस हम लोग इसको देख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1 जो प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के होता है। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दूरी को 2 गुना कर रहे हैं। अभी तक r ही था, हमने r को कितना कर दिया, 2r कर दिया। ठीक है, तो बस वैल्यू को रख लीजिए। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r की वैल्यू कितनी रख दी, 2r रख दी, तो इस 2r का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4r² हो गया। 1/4r² मतलब कि 1/4। अब जितना है उसका 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, तो बस आप इस फॉर्मूला को लगाइए। F इज इक्वल टू हमको याद है Gm1 m2 डिवाइड बाय r²। मास जो भी है उसके द्रव्यमान के और डिवाइड बाय दूरी के जो है स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमने ये पूरा चीज़ पढ़ा है, तो ये डिस्टेंस के लिए लग रहा है। बस यहाँ पर किसकी बात करिए, पृथ्वी की बात करिए और सूर्य की बात करिए, है ना। हमने जो 2 पिंड देखे थे उन 2 पिंड की जगह इन्होंने किसकी बात कर ली है, सन की बात कर ली और अर्थ की बात कर ली। ठीक है, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमने देखा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, है ना, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस हमको दे रखी है कि पहले r थी, अब उसको क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तो हम भी इसको क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते, तो ये 2r का स्क्वायर हो गया। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4r² मतलब कि इसके 1/4 के इक्वल हो जाएगा। 1/4 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान रहता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर निम्नतम होता है या फिर ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। तो देखो हमने देखा था कि मास तो सभी में समान रहेगा, जो भी परिवर्तन आना है किस में आना है, वेट में आना है, दैट मीन्स भार के अंदर आना है। तो भार हमेशा जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, उन पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पर जो होता है वो 0 होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और जो भूमध्य रेखा होती है उस पर मिनिमम होता है। अतः ध्रुवों पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर पर अगर वस्तु का भार आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका भार वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, किसकी बात करी गई है, वेट की बात यहाँ पर करी गई है। 10 kg आपको वेट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में कितना होगा। अभी तक आप कर रहे थे चांद पर कितना होगा, मून पर कितना होगा, तो 10/6 होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10/6 होता मून पर। लेकिन अभी आपसे पूछा है कि बताओ अंतरिक्ष में कितना होगा, तो स्पेस में तो 0 रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 है, अंतरिक्ष में जो भार 0 होगा क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है ना, तो जी की वैल्यू 0 होगी। तो W इज इक्वल टू mg आप करोगे तो जी की वैल्यू 0 है, तो W जो है, वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का भार कहाँ पर कितना होता है। ठीक है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडीज ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहेगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर ही अधिकतम होगा। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। यस, मानव शरीर की बात हो रही है तो इसका आंसर तो हम लोग कर ही सकते हैं, ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर, वेट की बात हो रही है, चेंजेस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एट दी पोल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलो आप देखना चाहे तो इसको देख लीजिए। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम
होने के कारण मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर आप देखोगे तो शून्य रहेगा। आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, GME डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, क्लियर है। जी आपका कांस्टेंट हो गया और एम जो मास निकाल रहे हैं हम लोग उसका। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किस चीज़ को इंगित करता है? ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक से जो है गिरावट आ जाती है, जब आप उसको देखते हैं, एनालिसिस आप उसका करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि अचानक से जो है टेम्परेचर में काफ़ी, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसमें काफ़ी गिरावट आ गई है। दैट मीन्स क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अचानक गिरना आंधी की सूचना देता है तथा पारे के स्तंभ की ऊंचाई का बढ़ना। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स एटमॉस्फेयर क्लीन है, वातावरण साफ है, मौसम स्वच्छ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। एक व्यक्ति जो है क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा हुआ है। यदि वह किनारे की ओर चले तो क्या फर्क पड़ेगा? नाव में अभी वो खड़ा हुआ है, अब वो किनारे पर उतरना चाहता है। अभी वो कहाँ बैठा हुआ है? पानी के अंदर नाव है। ठीक है, अब उसको किनारे पर जंप लगाना है, तो नाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, मतलब नाव भी इसी साइड चलेगी। नाव पीछे की साइड जाएगी, मतलब दूर हटेगी, मूव अवे फ्रॉम द कॉर्नर। वो स्थिर रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, या फिर सिंक मतलब डूब जाएगी। आपको पता है एवरी एक्शन इज अ सेम एंड अपोजिट रिएक्शन होता है न्यूटन की गति के 3rd नियम से। तो यहाँ पर व्यक्ति अगर आगे की ओर जा रहा है तो नाव किधर जाएगी? पीछे की ओर जाएगी। तो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण एक व्यक्ति स्थिर नाव पर खड़ा हुआ है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर की चली जाएगी। न्यूटन की गति के 3य नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नाव के किनारे खड़े होने पर बल लगाने से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगने पर नाव जो है पीछे की ओर उसको धक्का लगेगा और वो पीछे चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए क्या आंसर यहाँ पर होगा? पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है तो क्या परिवर्तन आएगा? इस क्वेश्चन नंबर 58 को देखना है, आंसर करना है। देखो पानी का एक बीकर है, आपने देखा ही है ना, अभी गर्मियों के मौसम में हम लोग आइस का प्रयोग कर ही रहे हैं। हमने एक पूरी पानी की गिलास भरी हुई है, ऊपर तक पानी की गिलास भरी हुई है। इसमें हमने आइस के 2 क्यूब्स डाले, 2 आइस क्यूब्स डाली है। ठीक है, अब ये बर्फ़ क्या होगा? मान लो 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ये पूरी बर्फ़ जो है पिघल जाएगी। तो क्या लग रहा है? पानी गिलास से निकल कर बाहर आ जाएगा, पानी की सतह जो है नीचे आ जाती, मतलब पानी कम पड़ जाएगा क्योंकि बर्फ़ ने इतनी जगह घेर रखी थी। पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी क्योंकि बर्फ़ पिघल कर और पानी बना देगा। पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी, या फिर पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि जितना स्थान उसने घेर रखा था उतने में ही वो पिघल जाएगा। ठीक है, मेन रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी बीकर में रखे बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने के पश्चात भी पानी की सतह अपरिवर्तित ही रहेगी, क्योंकि तैरते बर्फ़ के द्वारा जो स्थान घेरा गया है पिघलने के पश्चात जो है पानी के आयतन के बराबर ही रहेगा। मतलब उन 2 आइस क्यूब ने अगर इतना स्थान घेर रखा था तो पानी भी उतना ही होगा। तो जितनी जगह में वो रखी हुई थी उतनी जगह का पानी बन गया। तो बीकर की सतह में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। ये आपके एमपीटेड वर्ग 2 के पेपर में 20 तारीख के ही पेपर में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। किस ताप पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होगा? पानी का घनत्व जो है मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री पर, 0 पर, -4 पर या फिर -8 के ऊपर। तो किस ताप पर पानी का घनत्व मैक्सिमम माना जाता है? तो 4 डिग्री पर, क्योंकि इस समय पानी बहुत अलग तरीके से व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है यहाँ पर देखते हैं। अधिकतम द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे कोई भी द्रव्य हो गया, ठीक है, आपने कोई भी लिया, पानी के अलावा कोई भी पदार्थ आप ले लो, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तथा घनत्व यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया गया है तो 0 से 4 तक तो इसका आयतन घटेगा, मतलब इसका वॉल्यूम कम होगा, है ना, और डेंसिटी जो है यानी कि जो घनत्व है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करेगा, मतलब आयतन इंक्रीज होगा और डेंसिटी यहाँ पर कम होगी। इसीलिए पूछा है कि किस ताप पर पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, वो 4, क्योंकि इसके बाद आते आते डेंसिटी कम होने लग जाएगी और आयतन इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये पानी का व्यवहार आप ध्यान रखिएगा, 0 से 4 पर अपोजिट बिहेवियर करता है ना, लिक्विड से, और बाकी सब पर उसके बाद के टेम्परेचर पर सेम बिहेव देता है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल का अधिकतम घनत्व यहाँ पर कितना होता है, जल का जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। यस, क्या आंसर होगा, 277 होती है। कैसे होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम और मैक्सिमम होता है। अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है कैसे बिहेव करता है, परंतु 4 डिग्री से अधिक होने पर इसका घनत्व जो है कम होने लग जाता है। तो आप इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं केल्विन के अंदर, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, 4 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 277 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में आपको केल्विन दे रखा था। क्लियर है यहाँ तक कैसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, जल का अधिकतम घनत्व कब होता है ना, 377 पर, 277 पर, 273 पर, 269 पर। तो हमको बताए 273 एक कॉमन टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 तो ठीक है, लेकिन 4 के बाद जो है घनत्व यहाँ पर कम होने लग जाता है, तो हम लोग 4 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 277 हो गया अगर केल्विन में पूछा है तो। ऐसे पूछता तो 4 डिग्री सेल्सियस पूछता तो ठीक है, लेकिन अब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 कर दो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। जब पानी को 0 से 4 पर यदि हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। अगेन वही, पहले तो जो है आयतन घटेगा। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, आयतन जो है डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, और इसके बाद 4 के बाद जस्ट इसका क्या होने लग जाता है, रिवर्स होने लग जाता है। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अभी आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा ना ये वाला। ठीक है, यही वाला हमने देखा था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस पर होता है। पानी का अपेक्षित घनत्व कब होता है, हमने 4 डिग्री देखा है, यही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ है। जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होती है, 4 पर होती है, क्योंकि इसके बाद जो है ये कम होने लग जाती है। ठीक है, देख लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है तापमान पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होगा, डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, वॉल्यूम मिनिमम न्यूनतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान जो है पानी जमकर जो है बर्फ रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर पानी उबलने लग जाता है, इसी को इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बोला जाता है। दैट मीन्स 0 एंड 100 फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। ये आपने हमेशा नोटिस किया होगा, चाहे आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो आपने ये चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करी है कि जैसे ही चलना आरंभ होती है तो बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। ये स्थिरता का जड़त्व, ये गति का जड़त्व, ये जड़त्व आघूर्ण है, या फिर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो बेसिकली ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ यहाँ पर देखें, जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक तो स्थिरता वाला होता है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो वो उसी अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करे। कार या ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री या ट्रेन में एकाएक चल देने से पीछे की ओर व्यक्ति गिर जाता है। इसका कारण यही है कि यात्री के शरीर का, मान लो ये सीट है, इस पर कोई भी सिटिंग बैठने के लिए सीट वगैरह है, चेयर वगैरह है, इस पर व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, इसको समझना है। आई थिंक ये लॉजिक आप सभी को पता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसे पैर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सीट पर बैठा हुआ इतना पोर्शन तो गतिशील हो गया, लेकिन उस व्यक्ति का जो हेड है, ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो यहाँ पर गतिशील नहीं हो पाया। ठीक है, थोड़ा इंसान जैसा बना देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के साथ चलने लग गया, ट्रेन के साथ चलने लग गया, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण जो है विराम अवस्था में ही बना हुआ है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है और इसी को गति का जड़त्व कहा जाता है, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो गतिशील हो गया, ऊपर का हिस्सा क्योंकि उसने किसी का सहारा नहीं ले रखा था, जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था, तो इसलिए वो पीछे की ओर यहाँ पर झुक जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है, हवाओं में कौन सी एनर्जी पाई जाती है, स्थितिज, गतिज, वैद्युत या फिर दोनों ऊर्जा। तो हवाओं में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पवन चक्की और सब इसी सिद्धांत पर तो कार्य करती है। ठीक है, हवाओं की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, 12mv², m द्रव्यमान हो गया, v वस्तु का वेग हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
अगला देखिए, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य करता है। विंड पावर या वायु शक्ति जो होती है, पवन शक्ति जो होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट पर ही कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगेन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भार जो है समुद्र की सतह से ऊपर की ओर होता है। मतलब समुद्र में तैर रहा है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग, आपने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी सीडीपी में पढ़ी है, राइट। उन्होंने भी सेम कंसेप्ट ही बताया था, ठीक है, कि आइसबर्ग का जो केवल 10% भाग जो है आपको ऊपर की साइड दिखाई देता है, बिलो 90% जो है अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है। इसकी तुलना उन्होंने कॉन्शियस माइंड से और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से करी थी। तो वही वाली चीज़ इनमें साइंस में भी आती है ना। तो आइसबर्ग का कितना हिस्सा जो है आपको समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो केवल 10% हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी का 90% तो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। तो 10/100 मतलब कि 1/10 हिस्सा जो है आपको ऊपर की साइड दिखाई देगा, बाकी का 9/10 हिस्सा जो है आपको ज़मीन के अंदर दिखाई देगा। तो समुद्र की सतह से ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 10% ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, मतलब 1/10 हो गया, है ना। और 1 में से 1/10 माइनस करेंगे, मतलब कि 9/10 हिस्सा जो है आपको अंदर की साइड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा को न तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपका करेक्ट होगा, कि आप क्या कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर, परिवर्तित यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है। अगर मुझे त्वरण निकालना है तो मेरे पास कुछ इक्वेशंस होती है। पहली इक्वेशन v = u + at होती है, ठीक है। तो इससे क्या निकल रहा है क्या, ठीक है, आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही लग रहे हैं कि यही वाली इक्वेशन यूज़ करी, क्योंकि दूसरी वाली इक्वेशन जो होती है वो ऐसी होती है, s = ut + ½ at² होती है। तो इसमें s का प्रयोग हो रहा है, s मुझे ऑप्शंस में कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तीसरी क्या होती है, v² = u² + 2as होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, s का आ रहा है और s मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का प्रयोग करना है, v = u + at। इसने क्या कर रखा है, a की वैल्यू निकाल रखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन को आप अपने हिसाब से करके देख लीजिए क्या ये सही है। at = क्या हो जाएगा, v - u हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, v - u / t, दैट मीन्स यही ऑप्शन सही है। सेकेंड वाला करके देख लेते हैं, v = u + at होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मेरे को a की वैल्यू बोला जाए निकालने को, ठीक है, तो यही वाली सही है, दैट मीन्स ये गलत हो गई, क्योंकि t डिवाइड में नहीं आ सकता है ना, तो ये वाली गलत हो गई। तीसरी देख लीजिए, तीसरी भी गलत लग रही है, क्योंकि v + u + में नहीं है, यही वाला आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, केवल यही करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बल गुणनफल है, बल का फॉर्मूला आपको निकालना है। फोर्स इज अ मल्टीपल ऑफ द्रव्यमान इंटू ए वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, भार इंटू वेग या फिर भार इंटू त्वरण। तो आपको पता है कि F = ma होता है, m मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण, ठीक है। तो F = ma हो गया। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। गति के द्वितीय समीकरण से आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरती रहती है, क्योंकि बर्फ़ में वायु भरी होती है, इसलिए वो पानी पर तैर रहेगी। बर्फ़ का घनत्व जो है पानी से कम होता है, पानी बर्फ़ से ज़्यादा गहरा होता है, बर्फ़ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। देखो कोई भी चीज़ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि वो हल्की होती है। एक हल्की वस्तु और भारी वस्तु में से पानी पर कौन तैरेगी, जो कि हल्की होगी। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी लगाना है कि बर्फ़ का जो घनत्व है पानी से कम होगा, इसीलिए बर्फ़ क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है। और आप आर्किमिडीज की थ्योरी भी लगाएंगे तो वही उत्प्लावन बल वाला जो हमने कुएं में से पानी खींचने वाले कंसेप्ट में लगाया था, ठीक है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह अपने आयतन के अनुसार जल के आयतन को विस्थापित कर देता है। बर्फ कणों में वायु होने के कारण उसके कणों का घनत्व जो है पानी से कम होता है, इसीलिए वह क्या करेगा, पानी के ऊपर यहाँ पर तैरता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से मैं अंतरिक्ष के अंदर फेंकूं,
ठीक है, क्या बोला गया है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष के अंदर फेंका जाता है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वस्तु जो है अंतरिक्ष में चली जाएगी, वस्तु पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी के चारे कक्षा में परिक्रमा लगाती रहेगी, या फिर वो एक्सप्लोड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। देखो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस से पृथ्वी पर ही आनी है। ठीक है, अब देख लीजिए कि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु जो है पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर इस स्पीड से आप फेंकते या इससे ज़्यादा स्पीड से आप फेंकते तो वो अंतरिक्ष में ही रह जाती, फिर वो पृथ्वी पर नहीं आती। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट आपके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अभी आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखा था, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। मुझे क्या बोला कि इसके वेग को आपको क्या करना है, दोगुना कर देना है। v की वैल्यू को क्या कर दूँ, बस मेरे को 2v ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई दे नहीं रखी है ना, तो मतलब मुझे आंसर ऐसा कुछ निकालना नहीं है, बस v की जगह क्या कर देना है, 2v पुट कर देना है। v का स्क्वायर था तो यहाँ पर 2v का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m इंटू 4v का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो m ऐसा कैसा ही, ये 2 से 2 कट हो गया तो 2mv² हो गया। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो बताना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, या फिर यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगी। क्या आंसर यहाँ पर होगा। देखो कोई गलती तो नहीं करी हम लोगों ने यहाँ पर, आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी। एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv² थी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, हाफ mv² था, हाफ m एज ए कैसे ही 2 का स्क्वायर करा, मतलब 4v² हमने करा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2mv² हो गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है। अच्छा, हम लोगों को वापस से काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। ओके, समझ में आ गया क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोगों को वापस से क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का कितना परिवर्तन आया। अभी पहले वैल्यू कितनी थी, हाफ mv² थी, अभी कितनी हो गई, 2mv² हो गई। तो कितना परिवर्तन आया यहाँ पर, 4 गुना। मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है पहले का कितना हो गई, 4 गुना हो गई। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा। इसने देखो यही करके बताया है आपको कि यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वापस से रखना है। अभी आपकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, हाफ mv² में आपने क्या करा था, 4v² यहाँ पर रखा था, 2v रखा था। ठीक है, तो आपका आंसर आया था 2mv², लेकिन आपको वापस से काइनेटिक एनर्जी लेकर आनी है, वापस से ke लेकर आना है। दैट मीन्स क्या लेकर आना है, सेकेंड, वापस से ke लेकर आना है। दैट मीन्स क्या लेकर आना है, हाफ mv² यहाँ पर लेकर आना है। तो वापस से हाफ mv² करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आप एक बार से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आप इसे नॉर्मली इन जनरल करते हैं ना कि आपको क्या करना है, ये लेकर आना है, ke लेकर आना है। तो ke लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी वे में आप देखें तो हाफ mv² का ऊपर गुणा कर दो, हाफ mv² का नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो बात तो बराबर ही हो जाएगी, ke से ke कट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, केवल एक ke को रखना है, तो मैं इससे इसको सॉल्व कर लूँगी। ये 2 डिवाइड में 2 ऊपर आ जाएगा, mv² से mv² कट हो गया, 4 हो गया, और हाफ mv² की वैल्यू कितनी हो गई, ke हो गई। 4 इंटू ke मतलब 4 गुना हो जाएगी। पुरानी जो काइनेटिक एनर्जी है, नई वाली काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसमें वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग बोल देते हैं कि वेग कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ऐसे करके हम लोग बोल सकते थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। वापस से आप लोग करके देख सकते हैं। हाफ mv² है, हाफ रखा, m रखा, v को हमने क्या कर दिया, 2v का होल स्क्वायर कर दिया, हाफ m 4v का स्क्वायर। आप नहीं भी सॉल्व करते तो चलता, बट हमारी आदत होती है कि हम लोग सबसे पहले उसको इजी करके देखते हैं, है ना। तो एग्जाम में सबसे पहले आप यही करने वाले हो। ठीक है, तो आप इसको इजी कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक सॉल्व करने में। अब क्या हुआ कि पुरानी काइनेटिक एनर्जी जो है, जब आपने ये ke का फॉर्मूला है, अब आपने यहाँ पर 2e वैल्यू रखी, मतलब कि एक नई काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसको आप ke1 मान लो।
तो KE जो है, KE1 का कितना जो है मतलब क्या परिवर्तन आया ये आपको निकालना है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए अपने तरीके से क्या किया, हाफ mv² का ऊपर गुणा कर दिया, हाफ mv² का नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आया मेरी इक्वेशन में। अब ये KE1 की वैल्यू मेरी बहुत आसान हो गई, क्योंकि मुझे एक KE तो यहीं पर मिल गया, क्योंकि KE की वैल्यू क्या है, हाफ mv² है, तो ये KE तो मेरा इधर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 2mv² को है ना डिवाइड करना है हाफ mv² से। mv² से mv कट गया, 2 डिवाइड बाय 1/2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा, उलट गुणित हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। KE डैश इज इक्वल टू 4 KE, मतलब कि 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर यही था, 4 गुना हो जाती है। ठीक है, वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी हो जाती है आपकी, 4 गुना हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फिर उसके बाद आपका ध्वनि चैप्टर बचा हुआ है, कई सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री वगैरह को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेशन को ओवर करते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा, ऐप पर PDF इसका अवेलेबल है। साइंस कोर्स का जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आने ही वाला है, तो उसको भी आप लगा लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।